हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि कोरोना के काल में जिस प्रकार से अब मानवाधिकार आयोग हरियाणा की वर्किंग चल रही है, उन सब तथ्यों पर इनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा आम लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरह अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर बातचीत करते हैं, ये सब चीज़ें जानेंगे। भाटिया जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी। भाटिया जी, जिस प्रकार से हरियाणा मानवाधिकार आयोग की वर्किंग शुरू से काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन कोरोना का काल जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इसमें आम आदमी आपसे कैसे अप्रोच करता है, किस तरह से आपको शिकायत पहुंचाता है और आप कैसे सुनवाई करते हो? देखिए, एक चीज़ तो शुरू से है, कोरोना काल से पहले भी हम लोग बाई पोस्ट, बाई ईमेल, बाई अदर मीन्स कैसे भी कोई अगर अपनी कंप्लेंट भेजता था तो हमारे रजिस्ट्री जो है उसको एंटरटेन करती थी। ऐसी कोई फिज़िकली पर्सनली प्रेजेंट करने की कंडीशन पहले बिल्कुल नहीं थी, और अब कोरोना काल में तो बिल्कुल भी नहीं है। और कोरोना काल जब से शुरू हुआ है मार्च के बाद से हमारे पास कई किस्म की कंप्लेंट्स आती रही हैं। कोरोना रिलेटेड प्रॉब्लम जो खड़ी हुई हैं उनको लेकर अलग अलग किस्म की कई कंप्लेंट्स आई। शुरू में हम मई तक तो ऑफिस को नहीं चला रहे थे, सिर्फ बहुत ज़रूरी स्टाफ साफ़ सफाई के लिए आ रहा था। लेकिन मई के बाद तो जब से कर्फ्यू हटा चंडीगढ़ में, हम लोगों ने ऑफिस में बैठ के अर्जेंट मैटर्स को और नई कंप्लेंट्स को एंटरटेन करना शुरू किया। परंतु जिस दौरान दफ्तर बंद था और लॉकडाउन था टोटल और कर्फ्यू लगा हुआ था, उस दौरान भी हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत करके ऑनलाइन कंप्लेंट्स या जैसे भी कंप्लेंट्स जो रिसीव हुई और जिसमें अर्जेंटली कोई इशू एड्रेस करने वाला था उनको इंटरटेन किया। कई किस्म के इशू थे। कई लोग अचानक फंस गए थे, बाहर से आए हुए थे, उनको पासेस नहीं मिल रहे थे, वो उन लोगों ने कमीशन को अप्रोच किया। तो हमने रिस्पेक्टेड जो भी डिस्ट्रिक्ट्स थे, रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स को हमने सबको, डिप्टी कमिश्नर्स को, कंसर्न अथॉरिटीज़ को डायरेक्शंस दी और उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों को जो भी मदद हो सकती थी पहुंचाई। इस तरह से बहुत लोगों की आई शिकायतें। कईयों को खाने की समस्याएं थी, मज़दूर गरीब लोगों के लिए। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें सरकार ने तो मदद करी, लेकिन सरकार के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़ आगे बढ़ चढ़ कर आए, जिन्होंने बहुत मदद करके उन गरीब तबके को जिनके पास राशन की दिक्कत थी उनको मदद पहुंचाई। और इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान होगा कि कोरोना काल के तुरंत बाद जब थोड़ा सा लिबरल हुआ तो बहुत सारे प्रवासी मज़दूर अपने अपने घरों को जाने को बेताब थे। उनके लिए उस वक्त कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उसके लिए भी हमने कंसर्न अथॉरिटीज़ को डायरेक्शंस दी और हरियाणा सरकार ने उसके लिए जो भी ट्रेन्स की उपलब्धता थी अपने खर्चे पे भेजने थी, काफ़ी सारे प्रयास किए। इसके अलावा भी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हमने देखा कि कई जगह अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, तो कंसर्न अथॉरिटीज़ से हमने बातचीत करने के लिए बड़े अफसरों को बोला कि वो जो अर्जेंटली जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको कम से कम वो मिलता रहे। लेकिन बाद में अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि बड़े अस्पतालों में सिर्फ कोरोना के चलते ओपीडीज़ भी बंद हो गई थी, ऑपरेशन भी बंद हो गए थे। उन विषयों को हमने स्वयं संज्ञान लेते, स्वतः संज्ञान लेते हुए कमीशन ने सरकार से जवाब मांगा है उस कंसर्न डिपार्टमेंट से, और वो सारा प्रोसीजर भी हम कर रहे हैं। पीजीआई रोहतक ने भी जवाब दिया है कि बिल्कुल नहीं बंद किया, लेकिन हम कुछ जितनी कोशिश कर सकते हैं करें। एक चीज़ है कि इस समय जो मेडिकल स्टाफ है, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लोग भी ओवरबर्डनड हैं, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो समस्याएं लोगों की हमारे पास आती हैं उनका निराकरण कैसे हो सकता है, कैसे उनको आवश्यक सुविधाएं पहुंच सकती है, उसके लिए पिछले मेरे ये जो समझ लो लगभग 6 महीने का समय होने जा रहा है, इसके अंदर कमीशन के हमारे पूरे एम्प्लॉयज़ ने काम करके कैसे तैसे उनको अर्जेंट से अर्जेंट जो भी मदद पहुंचाने की कोशिश हो सकती थी अथॉरिटीज़ को, वो चेयरमैन साहब और हम दोनों मेंबर्स के माध्यम से ऑर्डर्स करवा के नीचे तक पहुंचाई है। भाटिया साहब, आपको ज़्यादातर शिकायतें किस तरह की मिल रही हैं जो कोरोना को लेकर फिलहाल आ रही होंगी? देखिए, कोरोना काल के अंदर अधिकतर जो शिकायतें थी
शुरू में खाने की समस्याएं थी, कुछ लोगों में ऐसी समस्याएं आई जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे कि उनको तनख्वाह नहीं मिली या अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनको प्रॉपरली टाइम पे नहीं डाल पा रहे हैं। और एक इसी किस्म का आप मीडिया के माध्यम से बात आई थी कि एक हरियाणा के अंदर करीब 90 से ऊपर ब्लाइंड ऐसे इंस्ट्रक्टर्स थे जिनको सरकार के माध्यम से एम्प्लॉय किया गया था, लेकिन उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे क्योंकि कई महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही थी। तो इन विषयों को भी हमने टेकअप किया, लोगों को भोजन की सुविधा मिल जाए, जो वापस घर जाना चाहते हैं उनको जाने की ट्रेन मिल जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत थी जो बुज़ुर्ग लोग थे जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए था उनको मिल जाए ट्रीटमेंट आवश्यक। तो इनको जो भी प्रयास से संभव हो सका वो इस किस्म की बातें हमने की हैं जो कंप्लेंट्स आई हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो पासिस की रिक्वायरमेंट थी शुरू शुरू में कर्फ्यू में, उसको भी बहुत सारों को हमने एड्रेस किया है और उनको काफ़ी सारी शिकायतों को दूर करवाया है। भाटिया जी, जिस प्रकार से पेशेंट है चाहे कोरोना से संक्रमित है या दूसरे पेशेंट है, दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं। इसमें दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये, कोरोना पेशेंट्स को सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट जाते ही सीधा लेते नहीं। दूसरा ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर कोरोना के अलावा जो बीमारियों से ग्रस्त हैं उन लोगों को एडमिशन नहीं मिल रही। ऐसी शिकायतें क्या आपके पास भी आती हैं? हाँ, मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की शिकायत आई थी कि कोरोना काल के अंदर बाकी ऑपरेशंस और बाकी इलाज और ओपीडीज़ बंद हो गई थी लगभग। उसको हमने स्वतः सुमोटो लेते हुए मेडिकल डिपार्टमेंट से जवाब तलब किया है। कुछ जवाब आ गए हैं, कुछ जगह वो फैसिलिटीज़ शुरू भी हो गई हैं, लेकिन ये बात सही है कि अभी भी कई जगह दिक्कतें आ रही हैं। और उसमें हमें एक एंगल को ये भी अपने मद्देनज़र रखना चाहिए कि स्टाफ लिमिटेड है, मेडिकल स्टाफ के पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है और ये अचानक विपदा आई है, तो उसमें वो कितना एडजस्ट करके कैसा कर सकते हैं, हम उनसे जवाब लेकर सारी स्थितियों का आकलन करके जो भी आवश्यक होगा अगर इसके अंदर कोई डायरेक्शन देनी तो ज़रूर देंगे। हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट्स की भी शिकायत आई थी कि हमारे को ड्यूटी पर लगा दिया गया बिना पीपी किट या किसी इसकी तैयारी के। वो भी हमने उनसे जवाब तलब किया है कि अगर फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको अवश्य प्रैक्टिकल नॉलेज मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी सेफ्टी का ध्यान रखिए। उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन वगैरह, उसका ध्यान रखा जाए। तो वो सब चीज़ों को हम देख रहे हैं, लेकिन हमें प्रशासनिक मजबूरियों को, प्रशासनिक दिक्कतों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बीच में मद्देनज़र रखना है। उन सब चीज़ों को हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। तो सब चीज़ों का आकलन करने के बाद जो भी आवश्यक होगा हम ज़रूर करेंगे। भाटिया साहब, जो कोरोना के टेस्ट के लिए लैब्स बनी हुई हैं, विशेषकर प्राइवेट लैब्स की अगर बात की जाए तो उनसे रेट ज़्यादा वसूले जाने की भी चर्चाएं मार्केट में थी। कई जगह प्रशासन और सरकार ने भी सजगता दिखाई है। तो क्या ऐसी शिकायतें भी आपको आई कि उनके जो कोरोना टेस्ट करने के नाम पर जो लूट खसोट चल रही है, इस पर कोई एक्शन की बात हो? ऐसे कोई स्पेसिफिक केस तो लेबॉर्ट्री के रेट्स के बारे में हमारे पास नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा कोई विषय आपके ध्यान में आता है कि कहीं कोई मौलिक मतलब उसके मूलभूत अधिकारों का हनन होता है, ऐसी चीज़ आती है कि जिसमें हम कहें कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं और ठीक ढंग से इलाज नहीं हो रहा, जो उसका राइट है वो नहीं मिल रहा है, तो उसको इंटरटेन करेंगे। लेकिन ऐसी स्पेसिफिक शिकायत अभी कोई उसको प्राइवेट लैब्स को लेकर हमारे पास नहीं आई है। हाँ, इतना ज़रूर सुना है मैंने जो आप मीडिया के माध्यम से कि सरकार के पास ऐसी शिकायतें ज़रूर आई थी और सरकार ने कुछ एक्शन भी लिया है उसमें। बिल्कुल भाटिया साहब, देखिए गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम जिसे कहा जाता है, अब नया नाम है, गुरुग्राम के अंदर इसी तरह की शिकायतें आई। उसके बाद वहाँ के सीएमओ को वहाँ से निलंबित भी किया गया, सरकार ने कार्रवाई भी की। देखिए, अब समस्याएं तो कई जगह से आ रही हैं और दुर्भाग्य से जहां मेडिकल स्टाफ बहुत अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, कुछ उसमें ब्लैक शीप्स ऐसी भी होती हैं जो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं। तो कुछ शिकायतें प्राइवेट डॉक्टर्स की और मेडिकल लैब्स की अवश्य मीडिया के माध्यम से आई है, लेकिन हमारे पास
किसी ने स्पेसिफिकली कमीशन को कोई तथ्यों के साथ अभी तक अप्रोच नहीं किया, लेकिन ऐसा विषय यदि सरकार इंटरटेन कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी कोई कमी पेशी रहेगी और कमीशन के सामने कोई विषय आएगा तो उसको ज़रूर विचार किया जाएगा। भाटिया साहब, इसके अलावा अगर चर्चा की जाए मानवाधिकार आयोग की जनरल वर्किंग की, हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने चंडीगढ़ के अलावा कुछ और जगह भी सुनवाई की पीछे प्रक्रिया शुरू की थी, उसका आज क्या स्टेटस है? देखिए, हम रेगुलरली महीने में 2 बार गुड़गांव में अपनी कोर्ट लगाते हैं, जिसमें वहाँ के 5 ज़िलों को एंटरटेन कर लेते हैं। और भी कोई आसपास के 2-4 ज़िले हैं, वो रिक्वेस्ट करता है तो वहाँ एंटरटेन कर लेते हैं। कोरोना काल के अंदर ये अभी हमने थोड़े दिन के लिए रोका हुआ है, क्योंकि फ़िज़िकल हियरिंग्स को हम कम से कम कर रहे हैं। और हम लेकिन काम को नहीं रोक रहे, उन सब चीज़ों को यहाँ बैठ के ऑनलाइन उनकी जो आती है रिक्वेस्ट, जो भी नए केसेस आते हैं उनको एंटरटेन कर रहे हैं। आपको शायद बताने में मुझे खुशी ये होती है कि हमारी रजिस्ट्री के अंदर रजिस्ट्रार साहब के पास जो जुडिशल वर्क है उसकी पेंडेंसी लगभग ज़ीरो के करीब चलती है। हमारे पास कोई पेंडिंग वर्क ऐसा नहीं है कि आपने 20 कंप्लेंटें भेजी और यहाँ पे एड्रेस नहीं हुई हो। यहाँ तो स्थिति ये है लगभग, मेरे ख्याल से रजिस्ट्रार साहब हमारे ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, शायद 3 से 4 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट जुडिशल साइड के ऊपर लिस्ट हो जाती है। शायद मैं इसको मतलब अपनी तारीफ़ या कमीशन की को ऐसी नहीं कहना चाहता, परंतु शायद देश में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होगा कमीशन के अंदर जो इतना ज़्यादा अप टू डेट चल रहा हो और जिसके अंदर पेंडेंसी लगभग ज़ीरो हो। भाटिया साहब, कोरोना काल से पहले और कोरोना काल से पहले बाद अगर चर्चा की जाए तो शिकायतों में एवरेज या आंकड़ों के हिसाब से कितना फर्क पड़ा? पहले कितनी शिकायत आ जाती थी, अब कितनी है? देखिए, सही बात तो ये है कि कोरोना काल तो अभी चल रहा है, बाद वाली बात तो अभी आई नहीं है। लेकिन कोरोना काल से पहले और कोरोना काल शुरू होने के बाद कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है केसेस के अंदर। शिकायतों की नेचर में परिवर्तन है। रेगुलर शिकायतें जिस किस्म की पहले आती थी, उन शिकायतों में शायद क्योंकि लोगों का बाहर निकलना भी कम हो गया था, ऑफिसेज भी कम हो गए थे, उन शिकायतों में थोड़ी सी गिरावट हुई तो वो कोरोना से रिलेटेड शिकायतें बढ़ गई। तो कुल मिला जुला के लगभग बात बराबर ही रही। तो हम ये समझते हैं कि कोरोना काल समाप्त होने के बाद जो कुछ और मामले पेंडिंग होंगे, जो लोग अभी तक अप्रोच नहीं किए होंगे, उनको फिर शायद आएंगे वो। मानवाधिकार आयोग से जब से आप जुड़े हैं तब से लेकर अगर अब तक अभी तक के अनुभव की बात की जाए, आपको ज़्यादातर शिकायतें किस तरह की मिली यहाँ पर? देखिए, ओवरऑल आप अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा शिकायतें पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रीवेंसेस और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के एलिगेशन वहीं लगते हैं। बीच में सिस्टम सरकार ने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके चेयरमैन का देहावसान जल्दी हो गया और वो ज़्यादा समय चल नहीं पाई। अभी वो मामला क्योंकि वहाँ कंप्लेंट अथॉरिटी कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो सारे मामले हमारे पास ही आते हैं। तो इसलिए अगर आप उस जंग से देखें तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ आते हैं। इसके अलावा बिजली बोर्ड, मेडिकल और लगभग सभी डिपार्टमेंट्स, और जैसे गरीबों के बहुत सारे इशू आते हैं, वो जो बीपीएल कार्ड वाला इशू है, बहुत सारे केसेस आते हैं, सैकड़ों केस वैसे हमारे पास पेंडिंग है, जिनको हम गहराई से देखते हैं और जहाँ इंटाइटलमेंट बनता है, मतलब जो सरकार की पॉलिसी में कवर होते हैं, उनको यदि किसी गफलत की वजह से, गलतफहमी की वजह से या किसी वजह से उनका राइट नहीं मिलता तो उसको हम दखल देके दिलवाने की कोशिश करते हैं। भाटिया साहब, हरियाणा मानवाधिकार आयोग, इसका जो मूल रूप से सिद्धांत है कि आम आदमी जो दुखी है वो यहाँ तक पहुँचे, अगर पहुँचता है तो उसकी सुनवाई की जाती है। ऐसे कोई मामले आपको याद हों जो बिल्कुल गरीब बेसहारा लोग यहाँ तक ऐसे दस्तक जिन्होंने दी और उनके लिए कार्रवाई की गई हो, कुछ ऐसा मामला याद हो तो कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं हमारे, जहां हमने बिल्कुल जो जिसको कहते हैं ना कतार में अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति की अभी ध्यान किया है। एक मैं आपको किस्से रोचक किस्सा बता सकता हूं कि एक बच्चा जो कि आँखों से नेत्रहीन था, अपनी माता के साथ चला, उसको हिसार जाना था, दिल्ली से शायद बैठा, और रोहतक सुबह ठंड के टाइम दिसंबर के महीने में एक जो चेकिंग टीम ने उसको उतार दिया ये कह के कि आप बिना टिकट हैं, जबकि हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर थी कि विकलांगता के सर्टिफिकेट के साथ जो ब्लाइंड है वो फ्री ट्रैवल कर सकता है अलॉन्ग विद वन एकम्पनीज, जो उसके साथ मदर उसकी थी। और अटेंडेंट को उन्होंने जो है उसके साथ उतार दिया। उन्होंने हमारे पास कंप्लेंट भेजी,
हमने उसके ऊपर संज्ञान लिया, उनसे जवाब तलब किया। बताया गया कि उसमें उन्होंने रूल्स की अवहेलना की थी और उस बच्चे के साथ एक मानसिक प्रताड़ना बहुत ज़बरदस्त हुई कि उसके साथ उसको उसकी विकलांगता का जिस प्रकार से मजाक उड़ा। तो उसके ऊपर हमने उसको कंपनसेशन दिलवाया। एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमने उसको कंपनसेशन दिलवाया जो उसको पे हुआ। और उनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी और मुख्यमंत्री ने उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए उनको पेमेंट भी करवाई। इसी प्रकार से एक जींद का मामला था, कहीं उसका बच्चा बीमार था, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने स्वैच्छिक कोष से उसको पैसे अलॉट किए, लेकिन वहाँ के डीसी के जो ऑफिस थे, डीसी के आदेश के बावजूद वो पैसा उस बच्चे तक नहीं पहुँच पाया समय से, उसकी मृत्यु हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने संज्ञान लिया, सारी जानकारी ली, तो हमें पता चला कि मुख्यमंत्री कार्यालय से बड़े समय पे पैसा भेज दिया गया था, डीसी ने भी समय पे ऑर्डर कर दिया गया था, लेकिन नीचे वाले जो अधिकारी थे डीसी के नीचे, जो उनको पैसा वहाँ पहुँचाना था, उनकी तरफ से देरी हुई थी। तो हमने उस पर सरकार को कहा कि इसमें आप पैसा तो दीजिए, इसको कंपनसेशन भी दीजिए, और वो पैसा उस गरीब आदमी को जिसने अपना बच्चा खोया था आर्थिक कमज़ोरी के कारण, उसको हमने कंपनसेट कराने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां हमने समाज में जो, जिन्हें हम कह सकते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनकी मदद और उनकी सुनवाई के लिए प्रयास किया है। पुलिस की ज़्यादतियों में भी जहाँ जहाँ ऐसा लगा कि गरीब आदमी के साथ पुलिस ने कहीं विभिन्न कार्रवाई कर दी, ज़्यादती कर दी, थाने में मार पिटाई करी, तो जहाँ हमारे को उसमें लगा कि मामला ऐसा है, हमने उसको कहीं सिंबॉलिक और कहीं सफिशेंट अमाउंट देकर कंपनसेट भी किया है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। भाटिया साहब, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, किस तरह से अपील करना चाहेंगे? देखिए, सरकारों ने मीडिया के माध्यम से और सभी एनजीओज़ ने और सब ने लोगों को अवेयर किया है, और इस वक्त जितना भी देश में ये बीमारी फैल रही है, उसमें एक बहुत बड़ा जो हाथ है वो उन लोगों का है जो मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सरकार इसके अंदर अवेयरनेस कर सकती है, एनजीओ अवेयरनेस कर सकते हैं, लेकिन लोगों को पालना करनी पड़ेगी। अगर हम अभी भी संभल के सख्ती से अपने डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाना ना छोड़ें और अपने सैनिटाइजेशन का और सब चीज़ों का ध्यान करें, तो मैं समझता हूँ कि जिस रेशियो पे अभी चल रहा है, इसको काफ़ी हद तक कम अभी भी किया जा सकता है, बहुत आराम से किया जा सकता है, परंतु उसके लिए लोगों को थोड़ा और जागरूक होना पड़ेगा। लोग इसको हल्के में ना लें और इस प्रकार से ना लें कि ये तो मामूली सा वायरल है, आएगा चला जाएगा, होता रहता है। हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये बात ठीक है कि भारत में इसके अंदर जो है रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, अधिकतर लोग इससे लड़कर जीत रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जिनमें कहीं कोई कमी रहती है, कमज़ोरी रहती है शरीर में, वो इससे हार भी रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इसकी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए गाइडलाइंस जो भी सरकार ने दी हैं उनका सख्ती से पालन करना चाहिए, और सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि एम्प्लॉय को किसी को ये बीमारी आती है तो उसको अकोमोडेट करके छुट्टी वुट्टी की समस्या ना करें और हर किस्म से उसको अकोमोडेट करें, और ताकि वो बाकी लोगों को आगे ना फैला पाए इसको। तो ये है दीप भाटिया, जो कि सदस्य हैं हरियाणा मानवाधिकार आयोग के। उनका कहना है कि जिस प्रकार से इस वक्त स्प्रेडिंग चल रही है, कोरोना काल है, लोगों को जागरूक तो रहना ही चाहिए। इसके अलावा लोगों को पेशेंस भी रखनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टरों का स्टाफ सब जो है आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करने की कोशिश करता है। कहीं पर हो सकता है कि नेग्लिजेंसी हो जाए, लेकिन नेग्लिजेंसी कोई जानबूझकर नहीं करता। हरियाणा मानवाधिकार आयोग का जहाँ तक उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए मामले हैं, जो यहाँ तक पहुँचते हैं या उनके जानकारी में आते हैं, उन पर स्वयं संज्ञान भी लिया जाता है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।